हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि प्रकाश सिंह, सीनियर वेब डेवलपर। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ साइबर सुरक्षा क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है और साइबर अटैक और भारत की साइबर सुरक्षा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइबर सुरक्षा क्या है? तो साइबर सुरक्षा आपका सीधा जुड़ा हुआ है इंटरनेट से। तो पहले हम इंटरनेट को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम आज की बात करें तो इंटरनेट जो है हमें कई चीज़ों को सरल तरीके से करने में हमारी मदद करता है। जैसे कि हमारा जो क्या होता है, बैंक अकाउंट होता है जिसमें हम अपने पैसे को जमा करते हैं, उस पैसे का इस्तेमाल हम इंटरनेट के द्वारा मनी को ट्रांजैक्ट करने, यानी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने, और इसके अलावा एटीएम से पैसे निकालने और जमा करने, और इसके अलावा ऑनलाइन एफडी करने और इंश्योरेंस करने, इसके लिए हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। और इंटरनेट के द्वारा ही हम जो है अन्य कई सर्विसेज को भी एक्सेस करते हैं। जैसे सोशल मीडिया साइट्स में जो है यूजर्स के साथ इंटरेक्ट करना, अन्य यूजर्स के साथ, अदर यूजर के साथ, इसके लिए हम क्या होते हैं इंटरनेट का इस्तेमाल यानी नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। और अपनी जो प्रोफाइल्स होती है वो जो है सोशल साइट्स पे बनाते हैं, जिसमें हमारा डेटा क्या होता है किसी सर्वर पे स्टोर किया जाता है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपके साथ इसलिए शेयर की कि जो आपकी ज़्यादातर पर्सनल जानकारियां हैं, आपसे रिलेटेड जो जानकारियां हैं, वो जानकारी कहीं ना कहीं इंटरनेट पे ही अवेलेबल है। आपका जो जमा पूंजी है यानी आपकी जो मनी है वो भी कहीं ना कहीं नेटवर्क में ही जो है सेव है। यानी कहने का मतलब जो बैंक है, बैंक में आपने जमा किया है तो बैंक के भी जितने भी सर्वर्स होते हैं वो भी इंटरनेट से ही कनेक्टेड होते हैं, और उसी के अंदर सारा जो आपका मनी होता है वो क्योंकि डिजिटल फॉर्म में होता है तो उसमें कभी भी सेंध लगाई जा सकती है, और आपके विदाउट परमिशन जो है आपकी मनी के साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है, यानी बैंक के सर्वर के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, जिससे कि आपको पर्सनल नुकसान उठाना पड़ सकता है, आपको वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी के साथ अगर आपकी सोशल मीडिया साइट्स को हैक कर लिया जाए तो आपकी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन को चुराया जा सकता है, या किसी कंपनी के ही डेटा को चुराया जा सकता है। जैसे विभिन्न कंपनियां हैं जो अपने डेटा को जो है अपने कंप्यूटर्स में या सर्वर्स में स्टोर करके रखती हैं, और वो क्योंकि इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं, नेटवर्क में होती हैं, तो उनको आसानी से अपना शिकार बनाया जा सकता है अगर उनकी साइबर सिक्योरिटी ठीक ढंग से जो है सुरक्षित नहीं है। यानी उनका डेटा जो है अगर उसके लिए साइबर सिक्योरिटी सुरक्षा सही तरीके से डिफाइन नहीं किया गया होगा तो उस पे सेंध लगाना ज़्यादा आसान होता है। तो अगर आज की बात की जाए, 21वीं सदी चल रही है, इसमें सारे काम जो है इंटरनेट से ही हो रहे हैं, और क्योंकि सारे काम इंटरनेट से ही हो रहे हैं और यूजर्स भी इसके बढ़ते ही चले जा रहे हैं। आजकल हर यूजर के पास लगभग मोबाइल, इस सस्ते स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं, जिससे जो इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी है इसका दायरा काफ़ी बढ़ गया है, और इन्हीं वजहों से जो है साइबर अपराध भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इनको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? तो साइबर सुरक्षा जो है इसी पे आधारित है। साइबर सुरक्षा का मतलब है आपके डेटा को बचाना, आपके पर्सनल डेटा को हैक होने से बचाना, इन सारी चीज़ों की सुरक्षा के लिए इंतजाम को करना, टेक्नोलॉजिकल इंतजाम करना, यही आपकी साइबर सुरक्षा के अंदर आ जाती हैं। तो डेटा को चोरी होने से बचाना ही महत्वपूर्ण चीज़ है, और हैकर्स से आपके बैंक अकाउंट को बचाना, आपके कई प्रकार के डेटा को बचाना, तो ये सारा काम क्या होता है आपका साइबर सुरक्षा के अंदर आ जाता है। अब साइबर सुरक्षा है क्या? ये तो वर्क हो गया कि साइबर सुरक्षा के अंदर हम क्या वर्क करते हैं। साइबर सुरक्षा अगर 2 या 3 लाइनों में हमें डिफाइन करना हो तो
कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आजकल हम एक आधुनिक दौर में जी रहे हैं और यहाँ सब हमसे जुड़ी जितनी भी जानकारियाँ हैं वो इंटरनेट पे ही अवेलेबल है, जिसको कोई भी हैक कर सकता है। तो इस समस्या से बचने के लिए इंटरनेट से जुड़ी सभी प्रकार के कार्यों के लिए एक प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाती है और जिसे हम साइबर सुरक्षा बोलते हैं। यानी सुरक्षा के लिए जो इंतजाम किए जाते हैं टेक्नोलॉजिकल तरीके से, वही क्या है, आपकी साइबर सुरक्षा है। लाइक कह सकते हैं सबसे सीधा साधारण एग्जांपल होगा एंटीवायरसेस, जिसको आप अपने किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं आप अपने डेटा को करप्ट होने से बचाने के लिए। तो ये भी साइबर सुरक्षा का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो इससे भी इससे आप क्या करते हैं, अपने डेटा को जो है करप्ट होने से या उसके डिस्ट्रॉय होने से अपने आप को उससे आप प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये आपका साइबर जो है सुरक्षा के अंतर्गत ही आता है। तो जितनी भी आपकी जो है इस तरह की गतिविधियां हैं, इन गतिविधियों में क्या होता है, आपका डेटा और आपकी फाइल क्या होती है, चोरी होने से बचाई जाती है। और अगर चोरी हो जाती है तो इसी को साइबर अपराध भी बोला जाता है। तो दोस्तों, अगर साइबर अपराध या डेटा चोरी रोकने के लिए हम जो साइबर सुरक्षा के अंतर्गत कई प्रकार के कार्य करते हैं, इसमें जैसे आपका हो गया मोबाइल सुरक्षा हो गई, आपकी डेटा सुरक्षा हो गया, जानकारी की सुरक्षा करना, नेटवर्क की सुरक्षा करना, एप्लीकेशंस की सुरक्षा करना, यूजर की सुरक्षा करना, आपातकालीन सुरक्षा जो है, और इसके अलावा क्लाउड की सुरक्षा करना, सर्वर्स की सुरक्षा करना, ये जितने भी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों के लिए साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया जाता है। और जिससे इस बदलती दुनिया में हम किसी भी प्रकार के साइबर अपराध को रोक सकें। साइबर सुरक्षा और भारत यानी इंडिया में साइबर सुरक्षा का क्या हाल है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो आज जो भारत है और अन्य जो विभिन्न देश हैं, वो क्या कर रहे हैं, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और इंटरनेट के उपयोग में भारत आज तीसरे स्थान पे है। यानी भारत में जो है बहुत ज़्यादा यूजर्स हैं इंटरनेट के। तो जब इतने यूजर्स इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे तो वो कुछ ना कुछ डेटा, अपने पर्सनल डेटा जो है इंटरनेट पे शेयर करेंगे। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि भारत आज कितना आगे बढ़ चुका है। तो यानी यहाँ पे इंटरनेट के यूजर ज़्यादा हैं, तो जितने ज़्यादा यूजर्स होंगे इंटरनेट पे उतने ही ज़्यादा साइबर क्राइम होने के रेट जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए सुरक्षा इंतजाम करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। यानी साइबर सुरक्षा हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि हम तीसरे नंबर पे हैं इंटरनेट का इस्तेमाल करने के। तो आज हर चीज़ जो है इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी हुई है, तो कई प्रकार के खतरे भी बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसके लिए जो है सरकार कुछ ज़रूरी कदम उठाती है। बट आप लोग जानते हैं कि सरकार उतनी सक्षम नहीं है। अगर करेंटली इंडिया की बात की जाए तो साइबर सुरक्षा में हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट्स बहुत ही कम हैं और हम पूरी तरह से फ्रीलांस हैकर्स या एथिकल हैकर्स पे डिपेंडेंट हैं या प्राइवेट कंपनियों पे डिपेंडेंट हैं, क्योंकि सरकारी सेक्टर में जो है हम इन तरह के एक्सपर्ट्स की हायरिंग नहीं की जाती है। ऐसे एक्सपर्ट्स की संख्या बहुत ही कम है। बीते कुछ वर्षों में कई प्रकार की घटनाएं शामिल आई हैं, जैसे रेलवे से डेटा चोरी होना और जोमेटो के लगभग 17 मिलियन डेटा चोरी हो गए। कई प्रकार की मशीनों में मालवेयर अटैक हो गया। तो इंडिया जो है लगातार जो है इनमी देशों के द्वारा जो है इसकी जो डेटा है इस पे अटैक होता ही रहता है। यानी इंडिया इनमी देशों का शिकार बनता रहता है। जैसे चाइना है, चाइना हमारे जो है महत्वपूर्ण क्रूशियल डेटा पे अटैक करता ही रहता है और उसके प्रयास हमेशा लगातार होते रहते हैं। तो साइबर सुरक्षा भारत के लिए बहुत बड़ी क्या है, एक समस्या है, जिस पर सरकार जो है ठोस तरीके से इस समय कोई कदम उठाती नज़र नहीं आ रही है, जिससे कई प्रकार के साइबर अपराध जो है बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और साइबर सुरक्षा की ज़रूरत क्यों है हमारे देश में? तो आज के समय में दुनिया में इंटरनेट का उपयोग बहुत तेज़ी से हो रहा है और समय के साथ इंटरनेट चलाने वालों की संख्या की बढ़ती ही चली जा रही है। तो लोग अपने जितने भी सारे कार्य हैं वो इंटरनेट की मदद से करते हैं
और चाहे वो निजी कार्य हो चाहे वो सरकारी कार्य हो, उसमें वो इंटरनेट का ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में इंटरनेट पे किसी भी प्रकार के हैकिंग से डेटा को चुराया जा सकता है, इसकी संभावना हमेशा रहती है। तो डेटा चोरी होने के अलावा कई प्रकार के साइबर अपराध रोकने के लिए साइबर सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है, और जिससे इंटरनेट के यूजर के डिवाइस के साथ उसकी सभी प्रकार की जानकारियों को सुरक्षित रखा जा सके। आज इंटरनेट की दुनिया में हर रोज़ हैकिंग, फ्रॉड, डेटा चोरी और जैसी समस्याएं लगातार आ रही हैं। ऐसे में साइबर सुरक्षा के द्वारा ही इन सारी समस्याओं से बचा जा सकता है या अपने आप को सुरक्षित किया जा सकता है, जो इंटरनेट पे होने वाले साइबर अटैक्स को रोकता है। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक यानी साइबर अटैक के बारे में हम जानते हैं कि साइबर अटैक क्या होता है। तो साइबर अटैक एक प्रकार का वर्चुअल अटैक होता है, जिस प्रकार किसी देश के किसी विशेष क्षेत्र को पाने के लिए कई देश लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं, उसी प्रकार डिजिटल दुनिया में भी किसी भी फाइल को हैक करने या किसी भी नेटवर्क को अपने कब्जे में लेने के लिए साइबर अटैक्स होते रहते हैं, किए जाते हैं। और आक्रमण करने के कई उद्देश्य होते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति, संस्थाओं या देशों के महत्वपूर्ण जानकारी चुराने के लिए ये अटैक किए जाते हैं। और इसे साइबर आतंकवाद भी आप मान सकते हैं या माना ही जाता है, क्योंकि इसमें दो पक्षों के बीच आपस में साइबर अटैक किए जाते हैं। इसे साइबर युद्ध भी आप कह सकते हैं, साइबर वार, जिसे लोग विदेशों में साइबर वार के नाम से ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। तो साइबर अटैक के प्रकारों के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो बदलते समय के साथ हम अपनी सुरक्षा में बदलाव कर रहे हैं, क्योंकि समय के साथ तकनीक में बड़े बड़े बदलाव जो है ज़रूरी हैं, जो किसी भी चुनौती से निपटने के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे जैसे तकनीक में बदलाव होते रहते हैं, वैसे वैसे जो साइबर क्राइम है या साइबर क्राइम की जो प्रकृति है वो भी बदलती रहती है। यानी जो इस तरह के क्राइम करते हैं वो भी अपने अटैक्स में होने वाली स्ट्रेटजी को बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से पूरी तरह से साइबर क्राइम को रोकना एक नामुमकिन सी चीज़ हो गई है भारत में, क्योंकि भारत में यूजर्स की संख्या ज़्यादा है बट साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की संख्या बहुत ही कम है। और ये इन फ्यूचर में हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला है। आइए जानते हैं कि साइबर आक्रमण कितने प्रकार के हैं। तो मालवेयर अटैक भी बोला जाता है इसको। तो किसी भी डिवाइस के डेटा को अपने कंट्रोल में लाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और किसी भी नेटवर्क को हैक करने के लिए सोर्स में लिंक और ईमेल अटैच कर देते हैं, जिस पर क्लिक करने पर सॉफ्टवेयर रन हो जाता है और यूजर के डिवाइस का कंट्रोल हैकर के हाथों में चला जाता है। और इसमें अंतर्गत स्पीवेयर, वायरस, वार्म, रैंसमवेयर आदि आते हैं। यानी ये क्या होता है, एक छोटा छोटा प्रोग्राम होता है जो कि क्या होता है, आपके पर्सनल फाइल्स के साथ लिंक कर दिया जाता है, लाइक ईमेल। तो उस पर अगर आप ने बिना जाने समझे किसी लिंक पे क्लिक कर दिया तो ये ऑटोमेटिक ये प्रोग्राम रन हो जाते हैं। फिर आपके डिवाइस से ये डेटा को कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद जो है अपने मालिक को कह सकते हैं, यानी जिसने आपके डिवाइसेस पे अटैक किया है उसको जो है डेटा लगातार ये भेजते रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। तो ये बहुत ही खतरनाक है मालवेयर। और इसके लिए क्या होते हैं, आप मालवेयर फाइंडर प्रोग्राम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को मालवेयर अटैक से बचाने के लिए। फिशिंग, तो ये एक प्रकार की डिजिटल धोखाधड़ी करने की प्रक्रिया है, जिसमें किसी प्रतिबंधित संस्था के नाम से किसी यूजर को ईमेल की जाती है और उसकी निजी जानकारी मांग ली जाती है, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, साथ में अन्य जानकारी। और फिशिंग जो है इंडिया में बहुत ही कॉमन हो गया है। जो गांव के लोग होते हैं या शहरों में भी कुछ लोग हैं जो डिजिटल साक्षर नहीं हैं, उनके साथ ये धोखाधड़ी बहुत ही कॉमन हो गई है, सामान्य हो गई है। अगला है आपका मैन इन द मिडिल अटैक। तो इस अटैक में क्या होता है, अटैकर किसी भी दो पक्षों के बीच हुए बातचीत या जानकारी को हासिल कर लेते हैं, और इस हमलों से बचने के लिए इंटरनेट की HTTPS वाली वेबसाइट का इस्तेमाल करें। यानी अगर आप HTTPS प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। तो आप एक सिक्योर्ड लाइन का इस्तेमाल करते हैं सर्वर और क्लाइंट के बीच में, जिससे कि आपका डेटा क्या होता है, इनक्रिप्टेड होता है और किसी हैकर को
इसको हैक करना इतना आसान नहीं होता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जो है बच जाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, नॉर्मली किसी भी HTTP वाली साइट्स पे जाते हैं, तो हो सकता है कि आप वहाँ पे अपने डेटा को किसी अनऑथराइज यूजर के पास पहुँचा दें। तो इसके अलावा किसी भी ऐप को या गूगल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड किया जाना चाहिए। यानी आप जो भी ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मोबाइल में, उसको जो है गूगल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें, या जो ऑथराइज जो आपके ऐप स्टोर है आप वहीं से ही डाउनलोड करें। ऐसे ही किसी ऐप को इंस्टॉल ना करें। इसके बाद नेक्स्ट है आपका SQL इंजेक्शन एंड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। किसी भी वेबसाइट की संवेदनशील जानकारी के डेटा को चुराने के लिए हैकर्स SQL इंजेक्शन का इस्तेमाल करके वेबसाइट के डेटाबेस तक पहुंच जाते हैं और इससे जुड़ी जानकारियां आसानी से हासिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके जितनी भी डायनेमिक वेबसाइट्स होती हैं, उन सारी वेबसाइट्स का जो डेटा होता है वो एक्चुअली में डेटाबेस में ही स्टोर होता है। और डेटाबेस क्या है? एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो कि टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर करने के काम में आता है, और इसको SQL लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू इसके डेटाज को एक्सेस किया जा सकता है। तो यहाँ पे स्पेशल प्रोग्राम होता है जिसको SQL इंजेक्शन बोलते हैं। इसके द्वारा डेटाबेस, यानी जो जैसे सोशल मीडिया हो गया आपका, उस पर आप कोई प्रोफाइल वगैरह बना रहे हैं लाइक इंस्टाग्राम और फेसबुक, तो इसमें जो भी डेटा आप स्टोर कर रहे हैं वो सारा इनके डेटाबेस में जाके स्टोर हो रहा है। तो इनके डेटाबेस को अगर क्रैक कर लिया जाता है तो इससे आपकी पर्सनल जानकारियाँ चुराई जा सकती हैं। तो ये SQL इंजेक्शन से किया जा सकता है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनियां हैं या सोशल मीडिया कंपनियां हैं, वो अपने सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी में एडवांस तकनीकों का प्रयोग करके जो है डेटा को सुरक्षित करने की पूरी कोशिश करती हैं। लेकिन 100% सिक्योरिटी इस क्षेत्र में कभी भी नहीं होती है। आप 100% गारंटी नहीं ले सकते हैं कि आपका डेटाबेस पूरी तरह से सुरक्षित है, और कोई भी हैकर आसानी से सेंधमारी जो है कर सकता है। 0 डे, तो ये क्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि हर किसी सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ कमी होती ही है, और उसी का फ़ायदा उठाकर हैकर्स जो है उसमें छेड़छाड़ करते रहते हैं, जिससे वो उसका एक्सेस कभी कभी पा लेते हैं, और ऐसे में आपको जो है नुकसान उठाना पड़ सकता है। और स्मिशिंग एक और प्रक्रिया है। ये क्या है? ये एक प्रकार से फिशिंग टैंक के जैसे ही होता है, जिसमें मैसेज SMS से मतलब जो लिंक होता है वो क्या होता है, SMS के द्वारा भेजा जाता है, और इसमें आपके पास लॉटरी जीतने जैसा मैसेज आता है, और लॉटरी के लालच में आप बहुत सारी जानकारी बिना अनजाने में ही किसी अनऑथराइज यूजर को दे देते हैं, और वो यूजर इस जानकारी का गलत इस्तेमाल करके आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइबर अटैक का कारण क्या है उसका। तो दोस्तों, अगर हम साइबर अटैक होने के कारणों के बारे में अगर बात करें, तो ऐसा करने के पीछे कई कारण हैं। जैसे लोगों के पर्सनल जानकारी के लिए, क्रेडिट कार्ड डेटा के लिए, डेबिट कार्ड डेटा के लिए, संवेदनशील जानकारी, किसी व्यापार की जानकारी। इसके अलावा बहुत से ऐसे कारण हैं जिनके लिए साइबर अटैक किए जाते हैं। इनमें जासूसी, राजनीतिक कार्यों के लिए या रहस्यों का पता लगाने के लिए भी साइबर अटैक किए जाते हैं। तो साइबर अटैक के विभिन्न कारण हो सकते हैं, जिसमें कुछ पॉजिटिव कारण भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव ये, जैसे हम अपनी साइबर सुरक्षा को चेक करने के लिए जो सेंधमारी करते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि हम अपनी सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और ज़्यादातर जो साइबर अटैक होते हैं वो क्या होते हैं, निगेटिव उसके क्या होते हैं, निगेटिव चीज़ें होती हैं। यानी साइबर अटैक में क्या होता है, अनऑथराइज तरीके से यूजर्स को नुकसान पहुंचाना होता है, और उनको आर्थिक नुकसान पहुंचाना होता है। भारत में साइबर सुरक्षा और इससे रिलेटेड क्या कानून है, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जो साइबर अपराध या क्या है, ये गैर कानूनी है, और इसमें कुछ आपराधिक गतिविधियां भी शामिल हो सकती हैं। जैसे कि इनमें डेटा चोरी, धोखाधड़ी, जालसाजी के साथ अन्य कई प्रकार के भारतीय दंड संहिता
के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और इन गैर कानूनी कार्यों को रोकने के लिए भारत में साइबर सुरक्षा की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि साइबर सुरक्षा में अभी हम बहुत ही पीछे हैं अगर भारत की बात की जाए। और इससे रिलेटेड जो कानून है वो भी जो है अनडिफाइंड है पूरी तरीके से, और इनको नए तरीके से डिफाइन करने की ज़रूरत है। और साइबर अपराधों को संज्ञान में लेते हुए भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पारित किया गया, जिसके अंतर्गत साइबर हमलों को निपटाने के प्रबंध किए गए हैं। लेकिन ये कानून भी क्या है, अभी नाकाफ़ी नज़र आता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में कई धाराएं बनाई गई हैं जो हैकिंग और साइबर अपराधों से जुड़ी हुई हैं, जैसे 43, 43A, 66, 66C, 66D, 66E, 66F, 67, 67A, 67B, 70, 72, 72A एंड 74। तो ये सारे क्या है आपके धाराएं बनाई गई हैं जो कि आप साइबर सुरक्षा कानून से जुड़ी हुई हैं भारत में। भारत सरकार द्वारा साइबर सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम, तो कौन कौन से इंडिया में साइबर सुरक्षा से रिलेटेड कदम उठाए गए हैं उसके बारे में भी हम थोड़ा सा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है आपका है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पारित किया गया, जिसमें साइबर सुरक्षा अपराध कम हो सके। और इसके अंतर्गत जो अभी मैंने धाराओं के नाम बताए वो धाराएं जो है जोड़ी गई हैं, जो कि हैकिंग और साइबर अपराधों से संबंधित हैं। साइबर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को नोडल एजेंसी बनाया गया है, और इसके साथ ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संगठन को भी नोडल एजेंसी बनाई गई है। भारत सरकार द्वारा 2013 में राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की गई है, और इसके तहत राष्ट्रीय अति संवेदनशील और अवसंरचना संरक्षण केंद्र का भी गठन किया गया है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, शॉर्टकट में NCIIPC। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT-IN की स्थापना की गई है, जो साइबर सुरक्षा के लिए बनाया गया है। और भारत सरकार ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C की स्थापना की है। तो ये कुछ कदम क्या है भारत के द्वारा यानी भारतीय सरकार के द्वारा उठाए गए हैं। साइबर सुरक्षा के बीच में आने वाले मुश्किलें, तो जो आपकी साइबर सुरक्षा है हर किसी के लिए एक गंभीर मुद्दा है, और आज छोटी से छोटी जानकारी भी इंटरनेट पे मौजूद है, और इस पर सारा डेटा सुरक्षित रहे साइबर सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है। सबसे महत्वपूर्ण बात इंडिया के लिए ये है कि हमारे जो जितने भी यूजर्स हैं उनकी ज़्यादातर जानकारी जो है बाहर के सर्वर यानी बाहर के सर्वर्स पे स्टोर है। जैसे हम लोग जो भी सोशल मीडिया साइट्स लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सारी ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये विदेशी कंपनियां हैं और जो कि हमारे डेटा को स्टोर कर रही हैं, और जो इसके डेटा सेंटर होते हैं जाहिर सी बात है वो इंडिया में ना होकर बाहर की कंट्रीज में है। तो हमारा जितना भी डेटा है वो बाहर की कंट्री में अवेलेबल है, और जिस डेटा का इस्तेमाल करके ये एक कंपनियां मुनाफा भी कमाती हैं। और इसके वजह से क्या होता है, हमें क्या नुकसान है इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि डेटा क्या है इस समय प्रेजेंट टाइम में डेटा ही क्या हो गया, ऑयल के समान हो गया है। डेटा बहुत क्रूशियल चीज़ हो गई है, बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है, जिसका इस्तेमाल करके काफ़ी प्रॉफिट कमाया जा सकता है। लेकिन ये हमारे लिए सरदर्द इसलिए हो गया है क्योंकि इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल इसलिए नहीं है कि क्योंकि हम जो है बाहर की कंपनियां यानी हमारे यहाँ की कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो हमें इस तरह की सर्विसेज, इंटरनेट से रिलेटेड सर्विसेज दे सके, तो हम पूरी तरह से अन्य कंपनियों पे डिपेंडेंट है, बाहर की कंपनियों में डिपेंडेंट है, और जिसकी वजह से हम क्या है असुरक्षित हैं। साइबर स्पेस में अगर बात की जाए तो हम पूरी तरह से असुरक्षित हैं। तो बहुत सी चुनौतियां हैं अगर भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। इन चुनौतियों में जैसे और चुनौतियां बढ़ा देते हैं ये सारी चीज़ें, जैसे रैंसमवेयर, मालवेयर, फिशिंग, ये सारी चीज़ें और भी गंभीर मुद्दा पैदा कर देती हैं। अगर विश्व के स्तर पर देखा जाए तो भारत जो है साइबर हमलों के मामले में 11वें स्थान पे आता है। अब हम जो है इन सारी बातों का निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं।
तो अगर दोस्तों बात की जाए साइबर सुरक्षा या साइबर अटैक के बारे में, तो हम हर समय जो है हमारे ऊपर इस तरह का खतरा मंडराता रहता है और आप सभी को इंटरनेट का उपयोग करते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपके डेटा को चोरी हो जाने से बचाया जा सके। और इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको कुछ जानकारी जो है साझा करना चाहूँगा वीडियो को ख़त्म करने से पहले। तो आप अनकॉमन चीज़ें करेंगे, यानी जो सामान्य चीज़ें हैं उसको नहीं करेंगे, तो आप अपने आप को साइबर स्पेस में सुरक्षित बना सकते हैं। इसके लिए जब भी आप सोशल मीडिया साइट्स या किसी अन्य एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो आप जो है उसमें जब भी लॉगिन करें या अपना पासवर्ड क्रिएट करें, तो पासवर्ड को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रखें। उसमें मिक्स लेटर्स का इस्तेमाल करें, यानी स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करें, न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करें, जिससे कि उसको हैक करना इतना आसान ना हो किसी भी हैकिंग ऐप के द्वारा। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप जो है अपने ब्राउज़र में जाके, सेटिंग्स में जाके, ऑप्शन में जाके, वहाँ पे अपने ब्राउज़र में कैच को हमेशा क्लियर करते रहें। और अगर आप स्मार्टफोन यूजर हैं तो अपने स्मार्टफोन यूजर को कम से कम 3 महीने में एक बार रीसेट करें या ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज करें, जिससे कि अगर उसमें कोई मालवेयर अगर पहुंच भी जाता है तो उसको रिमूव किया जा सके। इसके अलावा अगर आप एक कंप्यूटर यूजर हैं, नॉर्मल कंप्यूटर यूजर या कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, तो आप सामान्यतः विंडोज़ का इस्तेमाल न करके आप किसी लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके अपने आप को साइबर सुरक्षा में अपने आप को साइबर सुरक्षा में अपग्रेड कर सकते हैं, यानी अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। क्योंकि जो आपके जनरली जो डिवाइसेस ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे विंडोज़ की बात की जाए तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा यूजर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे रिलेटेड वेरियस ऐप्स क्या होते हैं, हैकर्स के पास अवेलेबल होते हैं, जिसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके वो आसानी से आपको शिकार बना सकते हैं। लेकिन अगर लाइनेक्स की बात किया जाए तो ज़्यादातर यूजर इसके कम यूजर हैं, और क्योंकि लाइनेक्स के वेरियस फ्लेवर्स हैं, तो स्पेसिफिकली किसी को टारगेट करना इतना आसान नहीं होगा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्योंकि इसमें वेराइटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। लाइनेक्स में फ्लेवर्स अलग अलग होते हैं, जैसे उबुंटू हो गया, जोरिन ओएस हो गया, काली लाइनेक्स हो गया, सेंट ओएस हो गया, तो वेरियस फ्लेवर्स हैं, लाइनेक्स मिंट हो गया। तो यहाँ पे आप जो है अगर विंडोज़ के कंपैरिजन में देखा जाए तो आप ज़्यादा सुरक्षित होंगे अगर कंप्यूटर में आप इन ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो और ये ज़्यादा कठिन भी नहीं है, अगर आप इसका इस्तेमाल करने लगते हैं तो आसानी से आप इसमें जो है एक्सपर्ट हो जाएंगे और अपने आप को सुरक्षित बना सकते हैं आप। और भी कई तरीके से आप अपने आप को सुरक्षित बना सकते हैं, जो कि शायद अगले वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों के साथ शेयर कर सकें, जिससे कि वो साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी जानकारियों या डिजिटल साक्षरता में अपने आप को जो है अपग्रेड कर सकें। तो बाय दोस्तों, धन्यवाद।